तो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन तनातनी और तनाव अभी से देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते नजर आए। इसके बाद सीएम ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करी। पीएम मोदी के साथ सीएम की करीबन 80 मिनट तक, माफ कीजिएगा 40 मिनट तक मुलाकात हुई थी। इसके बाद जेपी नड्डा से मिलने के लिए सीएम पहुंचे। करीबन 2 घंटे तक ये बैठक चली। ट्वीट के माध्यम से इन बैठकों को शिष्टाचार मुलाकात जरूर बताया गया। बीजेपी के शिष्टाचार मुलाकात का दौर बीएल संतोष के लखनऊ दौरे से लगातार जारी है। हालांकि इन मुलाकातों से कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो वहीं यूपी मंत्रिमंडल में भी जल्द ही तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। अटकलें तेज हो गई हैं। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल है। बीजेपी संगठन राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक सभी आकस्मिक शिष्टाचार मुलाकातों में व्यस्त हैं। लेकिन इस शिष्टाचार मुलाकात की आड़ में कोई तो रणनीति तैयार की जा रही है। क्या है पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में पता चलेगा। देखिए, देश की राजधानी और सूबे की राजधानी के बीच अब कुछ खास अंतर नजर नहीं आ रहा। एक आ रहा है तो दूसरा जा रहा है। किसी को कुछ नहीं पता कि आला कमान कब किसको हाजिर होने का फरमान जारी कर दे। भाजपा संगठन में यूपी की सियासत को लेकर खलबली बढ़ गई है। बीजेपी इस खलबली को चार दीवारी में छुपाने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन कयासों का बाजार प्रदेश की राजधानी से लेकर राष्ट्रीय राजधानी तक गर्म है। राष्ट्रीय फलक पर धूमकेतु की तरह पीएम नरेंद्र मोदी के बाद योगी की छा जाने के बाद पहली बार किसी बीजेपी शासित राज्य में चुनाव के पहले कील काटे दुरुस्त करने के लिए बीजेपी समेत पूरे संघ परिवार को जुटना पड़ा है। बीजेपी आगामी यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में 1 जून को बीएल संतोष ने लखनऊ पहुंचकर सरकार और संगठन की गहराई की थाह लगाई। सांसदों और विधायकों साथ में मंत्रियों से बातचीत के बाद कई बातें छनकर निकली, जिसमें मंत्रियों की ब्यूरोक्रेसी से शिकायत भी सामने आई। पूरे 3 दिनों के मंथन के बाद बीएल संतोष ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय आला कमान को सौंप दी, जिसके बाद से ही कयासों और अटकलों के बादल खूब बरस रहे हैं। चर्चा है कि मोदी, शाह और नड्डा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसी रिपोर्ट पर बात करने के लिए दिल्ली बुलाया है। अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी की करीबन 1.5 घंटे बैठक हुई है। यह आकस्मिक बैठक आगामी यूपी चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद यूपी में कई बड़े फेरबदल हो सकते हैं। फिलहाल इन सबसे इतर यूपी में भाजपा गठबंधन भी भूकंप के हिचकोले खाता नजर आ रहा है। एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल पहले ही दावा कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी की यूपी कैबिनेट में ज्यादा हिस्सेदारी बनती है। इसलिए वो चाहती हैं कि यूपी कैबिनेट विस्तार जल्द से जल्द हो और उनके 2 लोगों को मंत्री बनाया जाए। कहा जा रहा है कि इसी मामले में अनुप्रिया पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अनुप्रिया की मुलाकात के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने भी गृह मंत्री से मुलाकात की है। ये सारी हलचल पीएम मोदी के करीबी एमएलसी ए.के. शर्मा के दिल्ली पहुंचने के बाद शुरू हुई। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक ए.के. शर्मा को मंत्रिमंडल में कोई बड़ा स्थान दिया जा सकता है, जिसके बाद गठबंधन में शामिल दल भी अपने हिस्सेदारी के लिए आला कमान आवास पर पहुंच गए। बात जो भी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। पंचायत चुनाव में सामने आए परिणामों में जलने के बाद बीजेपी छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहती है। तभी बीजेपी पार्टी किताब भेंट करने के बहाने आंतरिक मसलों को सुलझाने में लगी हुई है। बीजेपी पार्टी भले ही सीएम योगी को उत्तर प्रदेश विधानसभा का चेहरा घोषित करते हुए सब कुछ ठीक ठाक बताना चाहती हो, लेकिन ये भी सच है कि चिल्लाकर अपने रिश्तों को सही होने का सबूत कोई तभी देता है
जब रिश्तों में दरार हो। फिलहाल लखनऊ से लेकर दिल्ली तक शिष्टाचार मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बीजेपी इन किताबी मुलाकातों में अंतरकला के पन्नों को कितना छिपा पाती है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो चलिए, इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि करीबन 5:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात होगी सीएम योगी की, और मुलाकात के बाद 6:30 बजे के करीब गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से वापस राजधानी सीएम लौट आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं, संवाददाता है हमारे। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अभी तक किससे किससे मुलाकात हो गई है सीएम योगी की, और क्या मुलाकात अभी बाकी है? देखिए, आज जो है 2 मुलाकातें हुई हैं। पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई है, लगभग 80 मिनट के आसपास जो है वो मुलाकात चली है। और दूसरी मुलाकात जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जो है योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए हैं। वो मुलाकात लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच जो है चलती हुई नजर आई है। और शाम को जो है 5:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से जो है मुलाकात होती हुई नजर आएगी। शिष्टाचार मुलाकात जो है, उस मुलाकात को जो है बताया जा रहा है। हालांकि ये मुलाकात दोपहर में होनी थी, लेकिन जब जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही थी तो समय जो है ज्यादा लग गया था, इसलिए वो टाइमिंग जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया। अब जो है एक मुलाकात बची, और उसके बाद जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो आज जो है वापस उत्तर प्रदेश जाते हुए जो है रवाना होंगे। लेकिन आज की जो मुलाकातें रही हैं वो काफी अहम रही है, राजनीतिक लिहाज से भी, और प्रदेश में जिस तरीके से कोविड की स्थिति है, वैक्सीनेशन की स्थिति है, उन तमाम मुद्दों को लेकर। ठीक है स्पर्श, लगातार जो ये मुलाकातें हो रही हैं इनको शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं। जिस तरीके से विरोधी या यूं कहें कि सहयोगी दल है, माफ कीजिएगा, सहयोगी दलों के नेता भी, प्रतिनिधि आकर के लगातार गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, और मुलाकातें लगातार चल रही हैं, कंटिन्यूअसली ये मुलाकातें हो रही हैं। इसको क्या सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात की तरह देखा जाए, या फिर ये समझा जाए कि सीएम योगी के आने के बाद कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है? देखिए, शिष्टाचार मुलाकात जो है औपचारिक तौर पर पार्टी कहती हुई नजर आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जो है चुनावी मोड में जो है रहती हुई नजर आती है। 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तमाम समीकरणों को किस तरीके से साधा जा सकता है, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, या फिर जो सहयोगी पार्टियां हैं जो कि कहा ऐसा जा रहा है कि नाराज चल रही हैं जमीनी स्तर पर जो है जिस तरीके से कोविड में काम होना चाहिए, तो उनको किस तरीके से जो है मनाया जा सकता है। चूंकि कल अनुप्रिया पटेल ने जो है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, फिर निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष है उन्होंने जो है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तो ऐसे में तमाम लोगों को साथ लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में 2022 के चुनाव में किस तरीके से मजबूती के साथ और ज्यादा आगे बढ़ सकती है। क्योंकि अगर तमाम चीजों की बात करें, कोविड की स्थिति की बात करें, किसान आंदोलन भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो इन तमाम मुद्दों को देखते हुए जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है अब चुनावी मोड में एक्टिव जो है कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। बेशक कोविड के बाद ये पहली मुलाकातें जो है होती हुई नजर आ रही है, शिष्टाचार मुलाकात भी रही है, लेकिन इन मुलाकातों को राजनीतिक तौर पर भी जो है काफी मायने से जो है देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव बेहद जल्द है और तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हालात हैं, जिस तरीके के हालात हैं स्पर्श, ऐसे में समय बहुत कम बचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अहम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। तो स्पर्श हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके के राजनीतिक हालात हैं और कैसे कयास लगाए जा रहे हैं। कयास एक और था, कयास था सुभाषपा को लेकर। यूपी में 2022 के चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियों के बीच जहां बीजेपी सीएम योगी के चेहरे पर चुनाव में उतरने का प्लान कर रही है, तो वहीं विपक्ष और छोटी पार्टियां भी अपनी जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। उन्होंने सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी में शामिल होने की बात को सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया। उन्होंने सिर्फ इन अटकलों को शांत नहीं किया, बल्कि बीजेपी पार्टी पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। ओम प्रकाश राजभर ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत करी है। क्या कुछ ये बातचीत हुई है, सुनिए। 2022 के चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तेज हो चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, कुछ राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, इस समय मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पे हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को गुमराह करने का ड्रामा हो रहा है। ये गुमराह करके 17 में वोट लिया, 14 में वोट लिया और 19 में वोट लिया।
तो ये एक ड्रामा हो रहा है दिल्ली से लखनऊ, जैसे कोई मंडली होती है ना, उसमें अलग अलग पात्र होते हैं, उसी तरह का ये सबको दिखा रहे हैं। सीधी सी बात है कि जो वादा इन्होंने किया, चाहे हमसे किया चाहे जनता के बीच में किया, 15 लाख, यही अमित शाह जी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इन्होंने कहा था कि जुमला बोला हूं, मेरे पास वीडियो अभी खोल के दिखा दूं, आप एबीपी के चैनल पर उन्होंने बयान दिया कि ये जुमला मैंने बोला था खाली वोट लेने के लिए। अब कौन सा जुमला बोलने आएंगे? और तो और इन्होंने वादा किया 2 करोड़ नौकरी देने का। तब तो आप उन्हीं के साथ में थे ना भैया, मैं तो था इसी नाते कि कम हो जाएगी महंगाई, हम लोगों को हिस्सा मिल जाएगा, प्रदेश में अमन चैन होगा, इसी नाते गए थे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। थाने पर पूछ के कौन जाति का हुए थे, ये पूछ पूछ करके मारा जा रहा है थाने पर। ये हमें उठवा लेवे, जब विधायक की दरोगा नहीं सुन रहा है, सांसद की नहीं सुन रहा है, सत्ता पक्ष के लोग धरना दे रहे हैं। और आपने देखा कि 200 विधायक विधानसभा के अंदर धरना दिए हैं, बीजेपी के। क्यों दिए हैं? उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जब विधायक की नहीं सुनी जा रही है तो थाने पर और लोगों को सुनाई हुई। इस नाते ओम प्रकाश राजभर डूबती हुई नैया पे सवार नहीं, वो नैया को हमने पार लगाया, लेकिन पार लगाने के बाद वही हाल हुआ जब भगवान राम मागी नाव न केवट आना, कह तुम्हार मरम में जाना, पार लगा दिया और उतरइयो नहीं दिया। वैसे ही 17 में सरकार बना दिया, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, महंगाई कम नहीं हुई, 15 लाख नहीं। क्या 2022 के पहले नाराजगी आपकी कुछ कम होगी, या क्या जिस तरीके से बातें चल रही कि आप बीजेपी में जाना चाहते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है ना, बीजेपी हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले तो हम मान ले, बीजेपी हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने जीते जी हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। शुक्रिया। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बीजेपी में किसी प्रकार से समझौता नहीं होगा, न ही ओम प्रकाश बीजेपी में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद किसान नेता राकेश टिकैत भाजपा के खिलाफ और मुखर हो गए हैं। राकेश टिकैत यूपी विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। उनका कहना है कि किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो कैसे कहेंगे कि भाजपा को वोट दे दो। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही कोई पार्टी बनाएंगे। हम पिछले 7 महीने से बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली का बहुत महंगा रेट है, पूरे देश से महंगा रेट है। गन्ने का भी भुगतान नहीं हुआ वहाँ पे, और 4 साल से भाव नहीं बढ़ा उत्तर प्रदेश में। तो अपनी बात तो किसान को कहेंगे, हम क्या को हाथ पकड़ कर वोट दुआओगे किसी को, जिसको जहाँ मर्जी होगी दे लगा, लेकिन अपनी बात तो कहनी पड़ेगी। हम तो अपनी पंचायत में कहेंगे, वो आंदोलन करेंगे, हम तो गन्ने के भुगतान पे, रेट बढ़ाने पे, उस पर मूवमेंट करेंगे। वोट तो अपने आप आदमी दे ही ले, जहाँ दे भाई, खुश होगा तो उसको दे देगा, नाराज होगा किसी और को दे देगा, क्योंकि आगे बता देंगे पहले बात को मनवाए तो। आज जब बात मान लेंगे फिर देखेंगे भाई, पहले बात तो मनवा दो। तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय से विधानसभा तक मार्च निकाला जाना था, लेकिन अजय कुमार लल्लू अपने समर्थकों के साथ जैसे ही कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़े, वहां पर तैनात पुलिस फोर्स ने उनको जबरन गिरफ्तार कर लिया, जिससे सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता अजय कुमार लल्लू के आवास पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष के साथ छीना झपटी भी हुई है। इससे पहले जनता टीवी के साथ बातचीत में अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है, हम जनता के हित के लिए 1000 बार जेल जाने को तैयार हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर खुद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंच चुके हैं। हाउस अरेस्ट किया गया था उनको, अब अजय कुमार लल्लू यहाँ पर पहुंचे हैं अपने समर्थकों के बीच। हालांकि तमाम पुलिस बल तैनात है, कई थानों का फोर्स यहाँ पर तैनात है। खुद अजय कुमार लल्लू अपने आवास से निकलकर अपने समर्थकों के बीच पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पर अब अपने समर्थकों के साथ वो यहाँ से कूच कर रहे हैं, लेकिन बात करने की कोशिश करेंगे खुद अजय कुमार लल्लू से। सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कांग्रेस आज प्रदर्शन होगा, हर हाल में होगा, परिणाम जो भी हो जेल खाएंगे।
लाठी खाएंगे, लेकिन इस सरकार के दमन के खिलाफ संघर्ष करेंगे। आपके नेतृत्व में लगातार कांग्रेस प्रदर्शन करती रही है सरकार के मुद्दों को लेकर, क्या सरकार आपको रोकना चाहती है? ये लाख रात से पहरा लगा रखा है इन लोगों ने घर पर। बिल्कुल ये आवाज दबाना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं। लगातार कीमतों में उछाल आया है, चाहे गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल हो। लड़ेंगे और इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, ये है अजय कुमार लल्लू जो लगातार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। आज पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय से लेकर विधानसभा तक मार्च होना था, लेकिन इससे पहले ही देर रात पुलिस बल ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। लेकिन अब अजय कुमार लल्लू अपने समर्थकों के साथ निकले हैं, विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं। अब देखना है कि पुलिस बल जो तैनात है वो उनको विधानसभा तक पहुंचने देगा या नहीं। लेकिन इस जिद के बीच एक बात तय है कि जिस बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन था वो लगातार बढ़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। तो कांग्रेस का ये देशव्यापी प्रदर्शन प्रदेश में कितना असरदार रहा, इसकी कई जिलों से तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन देखा जा सकता है। समझा जा सकता है कि सूबे की तासीर आज कांग्रेस के चश्मे से कैसी रही। हरदोई, लखनऊ, अमरोहा, बिजनौर, संभल, अमेठी, 6 तस्वीरें हैं। तासीर पूरे सूबे की समझिए। तो अलग अलग जगहों पर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन हुआ है, साथ में गिरफ्तारियां भी कई जगहों पर कांग्रेसियों ने दी हैं। और इस दौरान अजय कुमार लल्लू का साफ तौर पर बयान, हम डरने वालों में से नहीं, जितनी बार गिरफ्तारी देनी पड़ेगी हम देंगे। बांदा में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया, जिसको सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी अचंभे से। बांदा के एसडीएम सौरभ शुक्ला ने फरमान जारी किया। यह अतरंगा फरमान है कि मठ मंदिर की जमीनों में हुई फसलों को बेचने के लिए भगवान का आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। मामला बड़ा ही पेचीदा है। जो लोग इस मामले को सुन रहे हैं वो भी हैरान हैं कि आखिरकार भगवान का आधार कार्ड कैसे बनेगा। आपको बता दें कि मठ मंदिर में रहने वाले साधु संतों को मंदिर की देखरेख करने के एवज में अपना जीवन यापन करने के साथ ही मंदिर की देखरेख करने के लिए तमाम खर्चों को देखते हुए गांव के लोगों ने कुछ जमीनें मंदिर के भगवान के नाम पर दी हैं। इन मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले साधु सन्यासी यहाँ पर खेती करते हैं और खेती करने के बाद जब अपना अनाज पैदा उन्होंने किया था, वो फसल बेचने के लिए गए, तो इस दौरान अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि पहले भगवान का आधार कार्ड लेकर आइए, अगर फसल बेचनी है तो आधार कार्ड अनिवार्य है। मैंने ऑनलाइन किया तो सत्यापन निरस्त कर दिया गया। चूंकि एसडीएम साहब से मैंने फोन पे बात किया तो कहे वो आधार तो आपका लगा होगा। उसने हमने कि जी मैं संरक्षक हूं तो आधार तो हमारा ही लगेगा। नहीं बोले उसमें ठाकुर जी का आधार होना चाहिए। तो अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ठाकुर जी का आधार आज तक कहीं भी नहीं बनाया गया। मैं ठाकुर जी का आधार कहां से दूं? क्योंकि संरक्षक को वो अधिकार है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता है वो सब नाबालिग हैं। नाबालिग का कार्य सारा संरक्षक ही करता है। तो ये हमें एसडीएम साहब की बात समझ में नहीं आई। भगवान का आधार मांग रहे हैं। हाँ, कि वो आप आधार उनका होना चाहिए। आधार आज उनका है तो कल पासबुक भी उनकी होना चाहिए। पासबुक उनकी है तो फिर निकालने वाला, जमा करने वाला भी वही होना चाहिए। तो भगवान को नहीं जा सकते, अचल मूर्तियां हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस भगवान के नाम पर बीजेपी पार्टी सत्ता में आई, आज वही पार्टी भगवान की आइडेंटिटी मांग रही है। बीजेपी पार्टी की मति भ्रष्ट हो चुकी है। पर सत्ता पे आई हुई भाजपा क्या घटियापन दिखाया है। जब राम जानकी मंदिर की जमीन पर खेती होने के बाद सरकारी खरीद केंद्र पर वहां के पुजारी पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये गेहूं सरकारी रेट पर खरीद लिया जाए। तो वहां क्या जवाब दिया गया? भगवान का आइडेंटिटी कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ। पुजारी ने कहा नहीं, मेरे पास है भगवान का आइडेंटिटी कार्ड और अथॉरिटी कहां से मिलेगा आधार कार्ड? तो उनका अगर नहीं मिलेगा तो भगवान का गेहूं नहीं बिकेगा। मध्य भ्रष्ट हो गई है भाजपा की सरकार।
योगी सरकार इस समय तमाम तरह की उलझनों से घिरी हुई है, लेकिन अब एक नया मसला है जो योगी सरकार के नियुक्तियों में ट्रांसपेरेंसी के दावों पर बट्टा लगा रही है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि असल में बांदा कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर बड़ी संख्या में एक जाति विशेष के लोगों की नियुक्तियां हुई हैं और इन नियुक्तियों के खिलाफ किसी और दल ने नहीं बल्कि बीजेपी विधायकों ने ही मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 20 प्रवक्ताओं की सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की। नियुक्ति का परिणाम 1 जून को घोषित किया गया। घोषित परिणाम में 18 सामान्य वर्ग और 2 ईडब्ल्यूएस कोटे के थे। 15 पदों पर हुई भर्तियों में से 11 पदों पर सामान्य वर्ग में एक ही जाति यानी कि ठाकुरों का चयन हुआ है। बाकी 4 पदों में एक ओबीसी, एक अनुसूचित जाति और एक भूमिहार और एक मराठी समुदाय का अभ्यर्थी है। और अब नियुक्त 15 जो प्रवक्ता हैं उनमें 11 ठाकुर भर्ती किए जाने को लेकर विवाद छिड़ गया। बांदा के तिंदवारी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने प्रधानमंत्री से लेकर सीएम योगी तक शिकायत की और पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज भी पीछे रहने वाले कहां थे, उन्होंने भी शिकायत की है, नियुक्तियों पर सवाल उठाया है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय की भर्ती के मामले को तूल पकड़ता देख कृषि मंत्री पहले तो यकीन करने से ऐतराज करते रहे, बाद में मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी लखनऊ से अखिलेश यादव से पल्लवी पटेल मिली है। बेहद बड़ी सियासी हलचल। अपना दल के दूसरे धड़े की राष्ट्रीय महासचिव है पल्लवी कृष्णा पटेल का संदेश लेकर पल्लवी पटेल की मुलाकात अखिलेश यादव से यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करती नजर आई है। अखिलेश यादव से 45 मिनट तक राजनीतिक चर्चा हुई है पल्लवी पटेल की। बेहद बड़ी खबर। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों के